आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले हमने ये देखना है कि मोहम्मद बिन कासिम कौन है और कहाँ से आए और हम उन्हें याद क्यों करें। तो मोहम्मद बिन कासिम एक इस्लामी कमांडर थे और उन्होंने सबसे पहला जो उनका क्रेडिट है कि उन्होंने सिंध फतह किया। हम उन्हें आज 10 सालों के बाद भी याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया इस मुल्क में, हिंदुस्तान के अंदर। हम यहाँ मौजूद हैं तो उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की अशात के लिए, इस्लाम की दावत के लिए और इसको इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बनाने के लिए जो कोशिशें मोहम्मद बिन कासिम ने अंजाम दी हैं वो तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सबसे पहले हम उनकी शख्सियत के बारे में देखते हैं कि वो कौन है, कब पैदा हुए। तो इसमें सबसे पहले है मोहम्मद बिन कासिम। इनका नाम मोहम्मद, ठीक है। इनके वालिद का असल नाम जो था यानी इब्ने कासिम इनको कहा जाता है, कासिम इनके वालिद का नाम है। इससे बच्चों को ये नहीं पता चल रहा होता कि मोहम्मद बिन कासिम में से नाम कौन सा है। तो नाम इनका मोहम्मद है, असल नाम इनका था अमादुद्दीन। पैदा होते हैं ये ताइफ में, अरब का एक शहर है ताइफ। कबीला है इनका बनु सकीफ। बनु सकीफ कबीले के अंदर ताइफ में ये पैदा होते हैं। 75 हिजरी तकरीबन हमारा ये बन जाएगा। 75 हिजरी को हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये 694 या 95 के दरमियान का एक एरिया बन जाता है, ठीक है। यानी इसको हम अंग्रेजी कैलेंडर में देखेंगे, सोलर जो हमारा कैलेंडर है उसमें, तो ये होगा 694 या 95, ठीक है। ये है इनकी डेट ऑफ बर्थ। अब किस खानदान में पैदा होते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि बनु सकीफ कबीले से थे। अब इनका कबीला एक बहुत खास वजह से मशहूर था और खास वजह क्या थी? बहादुरी। ताइफ आपको पता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में आप ताइफ जाते हैं और वो सारा ताइफ का सफर आपके ज़हन में ताज़ा हो गया होगा कि किस तरह से अहले ताइफ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब फरिश्ते ने आके आपके ऑप्शन दिया कि जी इसको हम तबाह कर दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं अल्लाह, इनको तबाह ना कर। हो सकता है ये नहीं तो इनके बाद इनकी औलाद में से कोई ऐसे लोग हों जो इस्लाम ले आए। तो ये वाकई वही लोग थे जो बाद में इस्लाम कबूल करने के वो आए हैं सामने और वो इस्लाम की बहुत ज़्यादा तकवीत का बायस बने। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम सियासी तौर पर भी बड़ी मजबूत फैमिली से ताल्लुक था इनका। कौन सी फैमिली थी उस वक्त? इनके चचा जो हैं मोहम्मद बिन कासिम के, वो है अपने वक्त की बहुत ही मशहूर शख्सियत हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ के भाई की औलाद हैं। बसरा में हज्जाज बिन यूसुफ रहते थे और उनके फिर भाई भी वहां पर मौजूद थे। हज्जाज बिन यूसुफ जो बसरा का गवर्नर था। बसरा इस्लामी सल्तनत का एक बहुत ही अहम हिस्सा था उस वक्त और बहुत मरकजी शहर था। और हज्जाज बिन यूसुफ जो है उस इलाके का गवर्नर था, पूरे उस इराक और उसके आसपास के इलाकों का। तो ये बड़ी पावरफुल शख्सियत था। अब किस खानदान में पैदा हुए, किस माहौल में पैदा हुए? शुरू से ही मोहम्मद बिन कासिम का जो माहौल है वो एक बहादुरी वाला जंगजू घराना और एक बड़ा कट्टर इस्लामी माहौल जो है उनको मिला। परवरिश उनकी इस तरह से हुई कि बचपन से ही उनको तरीके सिखाए गए जंगों के। जो उस जमाने का दौर है, हम उसको अगर देखें तो फतुहात का दौर है मुसलमानों की। सारी दुनिया के अंदर इस्लाम जो है वो फैल रहा था, दूर दूर तक इस्लामी सल्तनत की हदूद जो है वसी होती जा रही थी। अब मोहम्मद बिन कासिम जो सिंध की फतह के लिए जब उनकी सिलेक्शन हुई, उससे पहले हम देखेंगे कि इस्लामी सल्तनत कहाँ तक थी, उसकी हैसियत क्या थी। आज हम देखते हैं कि मुसलमानों के जो भी हालात हैं, फ़लस्तीन के अंदर जो हालात हो रहे हैं, यमन के अंदर जो हालात हो रहे हैं, लीबिया में क्या हुआ, अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ, कुछ साल पहले इराक की ईंट से बजा दी गई, तो मुसलमान कहीं पर भी मजबूत नहीं है। हम देखते हैं सारी चीज़ें, सारी परेशानियां मुसलमानों के साथ ही हो रही हैं। लेकिन कभी ऐसा वक्त भी था कि मुसलमान दुनिया की सुपर पावर थी। जो हालात आज हम फेस कर रहे हैं कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे बच्चे जो हैं, हमारी नौजवान नस्ल जो है, उनके जहनों में ये बात आ ही नहीं सकती कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। या इस्लामी दुनिया के अंदर हम नज़र डालते हैं तो कोई एक मुल्क भी हमें ऐसा नज़र नहीं आता जो कि किसी पावर में हो या दुनिया उनकी बात सुन रही हो। ऐसा हमेशा से नहीं था। हम एक ज़माने में दुनिया की सुपर पावर थे, पूरी दुनिया की।
तो ये वो वाला दौर है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके नक्शा बताऊं, तो उसमें आप देखेंगे कि मुसलमान दुनिया के सेंटर के अंदर मौजूद हैं, और उस वक्त की जो इस्लामी रियासत है वो उस मरकज को उसने माना, और उसके पूरी तरफ चारों तरफ एक्सपेंशन हो रही है, बढ़ रही है। जैसे आपने आज के ज़माने में आप जो मुल्क हमें याद है नाम, अगर आप उसको देखेंगे तो दुनिया का नक्शा अगर हम देखें तो समझ लें कि ये सेंटर है और ये अरब है, ठीक है। छोटा सा मैं आपको नक्शा ड्रा करके बता रही हूँ। ये अरब दुनिया है, इसके साथ ही ये अफ्रीका का बर आज़म शुरू हो जाता है, और फिर यहाँ पर ये जो है आप देखिएगा, ये इराक वगैरह, ईरान और इराक आगे से आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अभी आप दुनिया का नक्शा देखते हैं ना, तो ये आप देखिएगा आगे फिर ये ममालिक है दूसरी। अच्छा, इधर समंदर है, ठीक है। ये बर आज़म अफ्रीका है, ये है जनाब हमारा हिजाज मुकद्दस, ये हिजाज है, ठीक है। अब उस वक्त का हमारा जो इस्लामी रियासत मौजूद थी वो कहाँ पर थी? उस वक्त की हमारी इस्लामी रियासत का जो मरकज था ना, वो यहाँ पर था, हिजाज में। यहाँ पर दमिश्क के करीब हमारा खलीफा बैठता था। उस वक्त के खलीफा का नाम था वलीद बिन अब्दुल मलिक। अब वलीद बिन अब्दुल मलिक जो खलीफा है वो यहाँ पर बैठता है मरकज में, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हजाज बिन यूसुफ बसरा का गवर्नर था, बसरा का इलाका जो है वो यहाँ पर आता है। अच्छा, अब यहाँ वलीद बिन अब्दुल मलिक मौजूद है, और वलीद के ज़माने में इस्लामी सल्तनत चारों तरफ फैल रही थी। यहाँ से समझें कि ये मरकज़ है, तो एक तरफ सेंट्रल एशिया, हमारा सेंट्रल एशिया फतह हो रहा है, ठीक है। अब सेंट्रल एशिया कौन फतह करने निकला है? हमारा एक बहुत बड़ा जर्नैल था जिसका नाम है कतीबा बिन मुस्लिम, ठीक है। सेंट्रल एशिया को फतह करने के लिए कतीबा बिन मुस्लिम जा रहा है। इधर अफ्रीका के लिए हमारा एक और बहुत बड़ा नाम जो आता है उकबा बिन नाफे। इस इलाके का गवर्नर जो था, इस इलाके के गवर्नर का नाम था मूसा बिन नुसैर। हजाज बिन यूसुफ ने इसको वहां पर अफ्रीका को गवर्नर बना के भेजा था। अब उकबा बिन नाफे अफ्रीका फतह कर रहा है, कतीबा बिन मुस्लिम सेंट्रल एशिया चला गया। उकबा बिन नाफे ने यहाँ से, ये यूरोप वाला एरिया शुरू होता है। अब यहाँ पर उसने स्पेन फतह करने के लिए, आपने सुना होगा नाम तारिक बिन जियाद, तारिक बिन जियाद को उसने भेजा है स्पेन फतह करने के लिए, ठीक है। अब एक तरफ हिजाज है जहां पर हमारी हुकूमत मौजूद है, सेंट्रल है। दूसरी तरफ अब एक्सपेंशन हो रही है, निकल रही है मुसलमान मुहिमात। कतीबा बिन मुस्लिम सेंट्रल एशिया गया, उकबा बिन नाफे अफ्रीका फतह कर लिया। उकबा बिन नाफे के बाद जो वहां पर मौजूद है गवर्नर, उसने भेजा है स्पेन तारिक बिन जियाद को। अब आते हैं इस तरफ, ये है जनाब हमारा सिंध का इलाका, हिंदुस्तान है यहाँ पर, ये श्रीलंका है। अच्छा, यहाँ से एक मुहिम आती है फिर यहाँ फतह करने के लिए, और आता कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, अब हमने ये देखा कि मुसलमान दुनिया की सुपर पावर है, और सारी दुनिया में हमारा जो है नाम हो रहा है, और हमारी मुहिमात जो है, हमारे लश्कर जो हैं वो सारी दुनिया में जा रहे हैं, और फतूहात का सिलसिला चल रहा है। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है हमने उसके ऊपर ही रहना है। तो अब ये, अच्छा मैंने आपको ये बताया कि हम सुपर पावर हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। आपको फिर आज के हालात के थोड़ा सा अंदाजा होगा कि हुआ क्या था। अच्छा जी, हम दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं, दुनिया हमसे डरती है, उस जमाने की बात हो रही है। अब क्या होता है कि हमारे तजारती काफिले जो हैं सारे, यहाँ सेंटर है, हमारे तजारती काफिले यहाँ से, ये भी समंदर है, ये हमारे गल्फ है, पर्शियन गल्फ जिसको हम कहते हैं, या खलीज, ये हमारा जो एरिया है इसको हम कहते हैं रेड सी। अब ये रेड सी के इलाके में यहाँ पर हमारी तिजारत हो रही है, यहाँ पर हमारी तिजारत हो रही है, इधर अफ्रीका को काट के हम यूरोप भी जा रहे हैं, यहाँ से आगे ये सारा समंदर है, इस समंदर के पार यूरोप है। अब यहाँ से हमारी तिजारत हो रही है, इधर से तिजारती काफिले हमारे गुजर के आगे मशरिक बईद, यानी इधर आप जाते हैं तो ये वाले इलाके आपके बन जाएंगे, बांग्लादेश है, फिर इसके साथ म्यांमार है, आगे आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, वो सारे इलाके आ जाते हैं। ये आपका श्रीलंका है यहाँ के करीब, ठीक है। इसका पुराना नाम था सरांगी। अब क्या होता है, मुसलमान तजारती काफिले चूंकि सारी दुनिया में जा रहे हैं, तो हमें महफूज तजारती रास्तों की जरूरत थी।